हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड यू आर वाचिंग अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से संसद के दोनों सदनों, जिन्हें हम राज्यसभा एवं लोकसभा के नाम से जानते हैं, उनकी संरचना के विषय में। आप जानते हैं कि संसद की संरचना के तीन आधारभूत घटक जो होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, जिसमें से राष्ट्रपति के बारे में हम अलग से वीडियो बना करके चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने राष्ट्रपति से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ में अच्छा एवं क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले बात करते हैं संसद के विषय में। संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट। अगर इसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बात करें तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक क्या बताया गया है कि संसद का गठन किस तरीके से होता है, संसद की संरचना किस तरीके से होती है, इसके सदनों की अवधियां या कार्यकाल कैसे होते हैं, प्रक्रिया क्या होती है, संसद को कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए हैं, इसके साथ साथ संसद की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो संसद के संवैधानिक प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक। वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं संसद के गठन के विषय में। संसद के गठन से संबंधित अनुच्छेद है 79। अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि संसद का गठन किस तरीके से होगा। तो संसद का गठन होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। ठीक है, संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा को मिला करके होता है। अगर थोड़ा ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 1954 तक जो राज्यसभा है आज के समय में और लोकसभा है, इन्हें क्रमशः राज्य परिषद एवं जनता का सदन के नाम से जाना जाता था। 1954 तक राज्यसभा को राज्य परिषद एवं लोकसभा को जनता के सदन के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इनका जो बदला हुआ रूप है वो है राज्यसभा एवं लोकसभा। आप जानते हैं कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन कहा जाता है। राज्यसभा की जो प्रतिनिधि होते हैं वो कहाँ से होते हैं? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से लिए जाते हैं। इसके साथ साथ लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, लोकसभा पूरी तरह से भारत के जो लोग हैं, भारत की जनता है, उसको रिप्रेजेंट करने का कार्य करती है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। और इसका उदाहरण यहाँ से आप ले सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक विधि या कानून नहीं बन सकता है जब तक उसको राष्ट्रपति की क्या नहीं मिल जाती है? स्वीकृति नहीं मिल जाती है। देखिए, आपको एक चीज़ बता दें कि मेरा यहाँ थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका दूसरा है। लोग जो है संसद को एक पेज में ख़त्म कर देते हैं या 4 लाइनों में उसको ख़त्म कर देते हैं, केवल 2-4 अनुच्छेद रटा के। लेकिन मेरा यहाँ पे जो है प्रोसेस ये है, मैं यहाँ पे आप लोगों की तरह मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ। जॉब के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ देने का प्रयास भी करता हूँ। तो मैं उस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा जिससे कि आपके दिमाग में इस पूरे पॉलिटी की एक इमेज बन जाए। ठीक है, एक छाप जिसको हम कहते हैं, जिसको एक इमेज कह सकते हैं, वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। उस तरीके से मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करूँगा। रटने वाला काम जो है आपको नहीं करना है। रटने से दरअसल कुछ नहीं होगा। आप 6 महीने पढ़ लेंगे, 1 साल पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह क्या माना जाता है? संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। और इसका उदाहरण यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अगर कोई विधेयक पारित कर दिया जाए तो जब तक उसको राष्ट्रपति की परमिशन नहीं मिलेगी, राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलेगी, तब तक उसको विधि या कानून नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दोनों सदनों का सत्र आहूत करना एवं सत्रावसान करना, ठीक है, लोकसभा को विघटित करना, ये कार्य भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन से समानता। भारतीय संसद की समानता किस देश की संसद से है? ये ब्रिटेन की संसद से समानता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में संसद का जो निर्माण होता है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर के होता है, उसी तरीके से ब्रिटेन की संसद का निर्माण जो होता है वो ब्रिटिश क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ
कॉमन्स से मिलकर के होता है। यहाँ पर अगर कंपेयरिंग करें दोनों में, इंडिया और ब्रिटेन की संसद में अगर कंपेयर करने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि जो स्थिति भारतीय संविधान में या भारतीय संसद में राष्ट्रपति की है, वही कंडीशन जो है ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन की संसद में ब्रिटिश क्राउन या उसको कह सकते हैं हम ब्रिटेन का जो राजा होता है या रानी जो भी होती है, उसकी स्थिति भारतीय राष्ट्रपति के समान है। यहाँ पर जो उच्च सदन होता है या ऊपरी सदन होता है उसे हम राज्यसभा कहते हैं। उसी तरीके से ब्रिटेन में उच्च सदन होता है हाउस ऑफ लॉर्ड। निम्न सदन हमारे यहाँ लोकसभा होता है। उसी तरीके से ब्रिटेन में जो निम्न सदन होता है या निचला सदन होता है वो होता है हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है। वहीं अमेरिका के संबंध में अगर तुलना करने पर हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं होता। ठीक है। अमेरिकी विधानमंडल को हम कहते हैं कांग्रेस। ठीक है। अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है और उसमें केवल 2 सदन होते हैं। ठीक है। 2 सदन हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन तीसरा कंपोनेंट हमारे यहाँ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति होता है। ऐसे ही ब्रिटेन में तीसरा कंपोनेंट वहाँ का क्राउन या वहाँ का राजा या रानी होता है। लेकिन इसके विपरीत अमेरिका में जो संसद है, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, उसमें केवल 2 सदन होते हैं। ऊपरी सदन को कहा जाता है सीनेट और निचले सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ से क्या चीज़ स्पष्ट हो जाती है? यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है ब्रिटिश संसद के क्राउन की तरह है और हमारी संसद की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो ब्रिटेन की संसद के जैसा ही है। ठीक है। अमेरिका की संसद से भिन्न है। अमेरिका की संसद थोड़ी अलग है हमारे यहाँ, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति को वो प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया जाता है जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति को दिया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा एवं लोकसभा की संरचना को अलग अलग न पढ़ते हुए इन दोनों में कंपेयर करते हुए इसको पढ़ेंगे तो हमें याद करने में इसको ज़्यादा आसानी रहेगी। राज्यसभा की संरचना के विषय में बात करें तो राज्यसभा की संरचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत बताई गई है। वहीं लोकसभा की संरचना को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में बताया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250, जिसमें से 238 सदस्य जो होते हैं वो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। वहीं 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। वहीं लोकसभा के संबंध में बात करें तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552 यानी 552, जिसमें से 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्य से संबंधित होते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंध रखते हैं या एंग्लो इंडियन होते हैं। इनसे संबंधित कभी कभी अनुच्छेद भी पूछ लिए जाते हैं कि लोकसभा में जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं 530, इनके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 81(1) क। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि होते हैं जिनकी संख्या 20 होती है, उनके संबंध में संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है? 81(1) ख। और एंग्लो इंडियन जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिनकी संख्या 2 होती है, उसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 331 में प्रावधान किया गया है। ये तो हो गए अधिकतम संख्या। अब वर्तमान सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा में वर्तमान सदस्य हैं 245, जिसमें से 229 प्रतिनिधि राज्यों से हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्रों से हैं एवं 12 मनोनीत। ठीक है। वहीं लोकसभा के संबंध में बात करें तो लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या है 545, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से संबंधित हैं, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और 2 एंग्लो इंडियन जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो हैं। तो कुल मिलाकर के ये हो जाते हैं आपके 545। ठीक है। तो अधिकतम संख्या और वर्तमान संख्या के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में अगर बात करें तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि राज्यों के प्रतिनिधि जो होते हैं उनका निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है। राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका निर्वाचन कहाँ से किया जाता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के। अब इसका जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 80(4) में दिया गया है। ठीक है। वहीं राज्यों का प्रतिनिधित्व अगर लोकसभा के संबंध में बात करें तो राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है।
तो लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो कहाँ से होता है, वो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ये जो है सिस्टम है जिस सिस्टम से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। और लोकसभा के संबंध में आप जानते ही हैं कि वहाँ पर तो प्रत्यक्ष रूप से जनता ही जो है लोकसभा सदस्यों को चुनती है। अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर है, जनसंख्या आधारित नहीं। ये जो है हमारे यहाँ के विपरीत है। अमेरिका में, अमेरिका की जो सीनेट होती है, राज्यसभा होती है, उच्च सदन जो होता है अमेरिका का, वहाँ पर राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पर नहीं दिया गया है। जैसे किसी राज्य की जनसंख्या कम है, किसी की ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या अगर कम है तो उसकी जनसंख्या के आधार पर ही जो है राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका निर्वाचन जनसंख्या पर आधारित होता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में इसके विपरीत कार्य होता है। वहाँ पर जो है सभी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, सभी राज्यों की जो वरीयता है वो बिल्कुल समान कर दी गई है, ठीक है। वहाँ का सिस्टम अलग है। कुल 100 सीनेट चुने जाते हैं वहाँ से, और प्रत्येक राज्य को 2 सीटें आवंटित की जाती हैं। ये अमेरिका के संबंध में है। अगर लोकसभा के बारे में बात करें, लोकसभा के बारे में बात करें तो संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से लोकसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लोकसभा से जो सदस्य चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये जो सिस्टम था ये किस सिस्टम पर डिपेंड चला आ रहा है काफ़ी टाइम से। इस संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम बनाया था 1965 में, 1965 में संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम बनाया था। उसी के आधार पर लोकसभा के जो सदस्य हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। वहीं नामित या मनोनीत सदस्यों के बारे में बात करें तो एंग्लो इंडियंस जो होते हैं, आंग्ल भारतीय होते हैं, उनका लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या जो है लोकसभा में कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इनको मनोनीत कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, क्योंकि इनकी जो है पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि इनके द्वारा अलग अलग जो है इनका निर्वाचन कराया जाए, ठीक है। आंग्ल भारतीय लोग हमारे यहाँ इतनी संख्या में नहीं पाए जाते हैं कि उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है किया जाए। तो इस वजह से उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लोकसभा में राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको मनोनीत कर देते हैं। और ठीक है, ये प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ से पॉइंट बन जाता है, आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व क्या है। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य हेतु निमित्त एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, ठीक है। राज्यसभा में केवल 3 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं। ये पॉइंट आपको याद करना है, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में केवल 3 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। वो कौन कौन से हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है। लोकसभा के संबंध में बात करें तो 2009 में 95वां संशोधन द्वारा यह उपबंध 2020 तक बढ़ा दिया गया। कौन सा उपबंध, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, 1965 में जो है प्रावधान किया गया था कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाएगा। तो 2009 में आकर के उसको 95वां संशोधन के द्वारा 2020 तक इसको बढ़ा दिया गया है। पहले ये व्यवस्था केवल 1960 तक जो है लागू थी। अवधि के बारे में बात करें, राज्यसभा की अवधि के बारे में अगर बात करें तो जो है राज्यसभा 1952 में जो है एस्टेब्लिश्ड हुई थी, 1952 में स्थापित हुई थी। ये स्थायी संस्था होती है, यानी इसका कभी भी विघटन नहीं होता, ठीक है। इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत लोकसभा को जो है भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। और ये स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) में दिया गया है। लेकिन क्या होता है कि इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं, यानी इसके कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 जो होता है हर दूसरे वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रावधान भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) में दिया गया है। और जो रिटायर होते हैं, जो सदस्य, हर सदस्य जो है 1/3 सदस्य जो हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, वो
कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं या नामित किए जा सकते हैं। इस तरीके से जो राज्यसभा के सदस्यों की जो पदावधि होती है वो लगभग 6 वर्ष हो जाती है, और ये प्रावधान भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) में दिया गया है। इसके विपरीत लोकसभा के बारे में अगर बात करें तो लोकसभा की जो अवधि होती है वो होती है 5 साल, 5 साल के लिए चुनी जाती है, और ये स्थायी सदन नहीं है, यानी अस्थायी सदन है, और राष्ट्रपति के द्वारा इसको कभी भी भंग किया जा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति जब लोकसभा को भंग करता है तो इसके अगेंस्ट कोर्ट में कोई भी आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है, आपातकाल की स्थिति आ गई है, तो जो लोकसभा भंग की गई है राष्ट्रपति के द्वारा उसकी अवधि को हम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त हो जाता है, जैसे ही इमरजेंसी समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद 6 माह से अधिक जो है इस प्रक्रिया का विस्तार नहीं किया जा सकता है। ये प्रावधान भारतीय संविधान के 83(2) अनुच्छेद में दिया गया है। राज्यसभा के विषय में बात करें तो राज्यसभा के और लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, जिन्हें हम राज्यसभा के संबंध में कहें तो सभापति और उपसभापति के नाम से जानते हैं। वहीं लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, और ये अनुच्छेद 89 में दिया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में दिया गया है, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि संसद सदस्य के लिए योग्यता या अर्हताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संसद के सदस्यों की जो योग्यता होती हैं या अर्हता होती हैं उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में बताया गया है। इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या जो है इसकी अर्हताएं होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी संसद का सदस्य जो भी राज्यसभा या लोकसभा के लिए जो है इलेक्ट हो रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज के बारे में बात करें तो राज्यसभा के संबंध में कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और लोकसभा के संबंध में कम से कम 25 वर्ष की आयु उसने पूर्ण कर ली हो, वो व्यक्ति ही संसद सदस्य नामित किया जा सकता है या चुना जा सकता है। इसके साथ साथ वह उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। राज्यसभा एवं लोकसभा के लिए जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है या नामित होना चाहता है तो उसको क्या होना चाहिए, उस निर्वाचन क्षेत्र का रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए जिस निर्वाचन क्षेत्र से वह चुना जा रहा है। 2003 में राज्यसभा निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी गई थी, लेकिन 2006 में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का यह निर्णय वैध ठहराया। लेकिन जैसे कि इसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी कि निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा का जो भी सदस्य इलेक्ट होना चाहता है उसे अपने क्षेत्र के जिस क्षेत्र से भी वह चुनाव लड़ रहा होगा उसका रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। तो 2003 में क्या हुआ था कि राज्यसभा ने निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी थी, ठीक है। और 2006 में सुप्रीम कोर्ट यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरकार का यह निर्णय वैध ठहराया गया और वर्तमान में यह बाध्यता बिल्कुल समाप्त कर दी गई है, ठीक है। वहीं अयोग्यता या निरर्हता के बारे में बात करें तो संघ या राज्य सरकाराधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ रहा है वह क्या नहीं होना चाहिए, केंद्र में या राज्य में सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसमें जो है अपवाद क्या है कि संसद द्वारा तय कोई भी पद या मंत्री पद जो है वह लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसके साथ साथ वह विकृत चित्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। विकृत चित्त का मतलब है पागल वगैरह नहीं होना चाहिए, घोषित दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगर निरर्हता संबंधी कोई प्रश्न उठता है या इस पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस पर राष्ट्रपति का निर्णय जो है अंतिम माना जाता है। इसके साथ साथ किसी भी सदस्य को दल बदल के आधार पर जो है निरर्ह ठहराया जा सकता है, अयोग्य ठहराया जा सकता है। और दल बदल के आधार पर अयोग्यता का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में प्रतिबंधित 10वीं अनुसूची में जो है अनुबंधित है। 10वीं अनुसूची के तहत निरर्हता के सवालों का जो निपटारा है, अगर राज्यसभा से संबंधित मामला है तो उसको सभापति का निर्णय अंतिम होगा, लोकसभा से संबंधित मामला है तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो है अंतिम होगा। 1992 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार सभापति एवं अध्यक्ष, सभापति यानी राज्यसभा का सभापति, अध्यक्ष का मतलब है लोकसभा अध्यक्ष, के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है।
ठीक है, यानी राज्यसभा का सभापति हो या लोकसभा अध्यक्ष हो, वो किसी भी सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य साबित कर देता है, ठीक है, अपना निर्णय दे देता है कि ये जो है कैंडिडेट जो है ये अयोग्य है, लोकसभा एवं राज्यसभा का अध्यक्ष सदस्य बनने के लिए अयोग्य है, तो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसके निर्णय की क्या कर सकता है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। संसद के सदस्यों के रिक्त होने की स्थितियां, किन कंडीशंस में संसद के सदस्यों के स्थान जो है वो रिक्त हो सकते हैं। पहला है दोहरी सदस्यता, एक समय में दोनों सदनों का सदस्य जो है कोई भी सदस्य नहीं हो सकता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो 10 दिन में सदन चूज करने पर राज्यसभा की सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी, ठीक है। किसी भी सदन के मौजूदा सदस्य को दूसरे सदन में भी चुन लिए जाने पर पहले सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये दो तरीके से इसको जो है दोहरी सदस्यता के संबंध में संसद के सदस्यों के स्थान रिक्त माने जाते हैं। इसके साथ साथ संविधान में जो निरर्हता संबंधी जो है प्रावधान दिए गए हैं, अगर उनमें से कोई भी मामला उठता है तो भी जो है सदस्य को निरर्ह या अयोग्य साबित किया जा सकता है, या फिर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ही पद त्याग कर देता है, तो इस संबंध में ही संसद के सदस्यों का क्या हो जाता है, जो स्थान होता है वो रिक्त हो जाता है। इसके साथ साथ अनुपस्थिति के संबंध में भी प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई भी संसद सदस्य बिना अनुमति के सदन की बैठकों में लगातार 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है तो क्या होता है, उसका स्थान रिक्त माना जाता है, ठीक है। संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में बात करें तो 1954 में संसद ने संसद सदस्य का वेतन भत्ता एवं पेंशन अधिनियम बनाया था, ठीक है। संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन अधिनियम कब बनाया था, 1954 में बनाया था। 2018 में सदस्यों का वेतन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया, यानी 2018 से पहले संसद के सदस्यों को 50,000 रुपये प्रतिमाह मिलता था, लेकिन 2018 में क्या कर दिया गया, उस वेतन को बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। संविधान में इनकी पेंशन संबंधी प्रावधान नहीं है, किंतु संसद द्वारा दी जाती है। संसद के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो राज्यसभा सदस्य हो चाहे लोकसभा सदस्य हो, भारतीय संविधान में इनकी पेंशन का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को जो है पेंशन मुहैया कराती है। वैसे केवल नेताओं को ही पेंशन दी जाती है, बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन्हें पेंशन लगभग बंद ही कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति का वेतन संसद निर्धारित करती है, यानी संसद के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का, लोकसभा के उपाध्यक्ष का, इसके अलावा राज्यसभा के सभापति का जो वेतन है वो निर्धारित किया जाता है। और इन तीनों का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन, लोकसभा के उपाध्यक्ष का वेतन एवं राज्यसभा के सभापति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। 2018 से राज्यसभा के सभापति का वेतन 2.5 लाख से बढ़ाकर के 4 लाख प्रतिमाह कर दिया गया है। 2018 से पहले राज्यसभा को जो सभापति होते थे उनका वेतन होता था 2.5 लाख, लेकिन 2018 के बाद से इन्हें 4 लाख प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। इसके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा का उपसभापति, ये जो है संसद के सदस्यों के समान ही ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, लोकसभा उपाध्यक्ष हो या फिर राज्यसभा का उपसभापति हो, ये संसद के सदस्यों के समान ही इनको माना जाता है, या संसद के सदस्यों के समकक्ष ही ये माने जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेरी होती है आपकी, या फिर कोई भी आप जो है कोई भी अपनी क्वेरी या कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो आप चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्कार।